हे गाइस, तो हम अपनी सेकंड वीडियो के साथ हैं। इसमें मैं जो 5 क्वेश्चन ले रहा हूँ वो रिलेटिवली इजी हैं, लेकिन ये क्वेश्चन हार्ड तब बन जाते हैं जब आपको पता लगता है कि आपके सारा टाइम अप होने वाला है और क्लॉक में केवल 50 सेकंड्स बचे हैं। तो ऐसे में आप बहुत अल्टरनेट ऐसा देखते हैं कि बस मैं कैसे भी इस क्वेश्चन पे टिक मार दूँ और ये मेरा क्वेश्चन सही हो जाए। तो ऐसे ही अप्रोचेज़ के साथ ही हमारी वीडियो है। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, हमें एक सिलेंडर का वॉल्यूम दे रखा है। इस क्वेश्चन को आप ट्रेडिशनल तरीके से करेंगे तो वो सबसे बेस्ट रहेगा। उसमें आपको स्पीड बनी रहनी चाहिए, कैलकुलेशन आनी चाहिए। लेकिन इन केस अगर 30 सेकंड 20 सेकंड बच जाते हैं एग्ज़ाम में और आपको ये क्वेश्चन करना पड़ता है तो इसका अप्रोच क्या होगा। अब इसमें हम जानते हैं कि कर्व सरफेस एरिया होता है किसी भी सिलेंडर का 2πr/h, जिसमें हमारी h क्या दे रखी है 34। अब मैं जानता हूँ मेरे पे 34 है, पाई में मेरा 22 है और ये मेरा 2 है अपॉन 7 है और r है। मैं जानता हूँ कि अगर मेरे सारे ही आंसर इंटीजर हैं तो 7 और r कुछ ना कुछ कट कर रहा होगा या फिर r 7 का मल्टीपल होगा, मेरे पे एक आंसर आ रहा होगा। इसका ट्रेडिशनल तरीका है ऑप्शन चेक करने का। सबसे पहले यहाँ पे 22 है तो हम 11 के मल्टीपल देख लेते हैं, जो बच्चा फटाफट देख लेता है। तो हमें पता चला कि मेरा a भी है, b भी है, c है, केवल d 11 का मल्टीपल नहीं है। मेरा एक ऑप्शन एलिमिनेट हो गया। अब मैं जानता हूँ कि जब भी मैं दो इवन नंबर को मल्टीप्लाई करता हूँ, 2 × 4 8, 4 × 4 16, तो दो इवन नंबर को मल्टीप्लाई करने पे कभी आंसर ऑड नहीं आता। आप जानते हैं 2, 22, 34 सारे के सारे क्या हैं, इवन नंबर हैं। तो इनका मल्टीप्लिकेशन मेरे को क्या मिलेगा, खुद एक इवन नंबर मिलेगा। तो बी ऑप्शन जो कि ऑड है कभी नहीं पॉसिबल हो सकता। अब मेरे पे बचे ए और सी। अब ए और सी में फटाफट 5 सेकंड में डिफ्रेंशिएट कैसे करा जाए। यहाँ पे हाइट मेरे को 34 दिखाई दे रही है, जो किसका मल्टीपल होता है 17 का। तो जो भी ए और सी में से 17 का मल्टीपल होगा वो मेरा आंसर हो जाएगा। आपको बहुत ईजिली दिखाई दे रहा होगा कि केवल ए ही मेरा ऑप्शन है। तो ये क्वेश्चन को करने का बेस्ट अप्रोच है। अगर आप एकदम से प्रैक्टिस करके एग्ज़ाम में ऐसे क्वेश्चनों की जाएंगे तो विद इन 10 सेकेंड ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। एक क्वेश्चन अगला है, हमारे पे एक ट्रेपीजियम दे रखा है और इन सर्कल दे रखा है। इन सर्कल टीसीएस का फेवरेट है। इन सर्कल पे टीसीएस पूछता ही है। मैंने भी अभी अपना मेंस दिया था सीजीएल का, तो उसमें भी इन सर्कल पे बहुत क्वेश्चन आए थे। ए बी सी डी एक ट्रेपीजियम है। मैं एक ट्रेपीजियम बना लेता हूँ, ए बी, जिसमें ए डी परपेंडिकुलर है, ए बी सी डी, ए डी इज परपेंडिकुलर टू ए बी। तो ये आपस में परपेंडिकुलर है। इनके अंदर एक इन सर्कल है, इन सर्कल बना लेते हैं जो सारी साइड्स को टच करेगा। थोड़ा इन सर्कल ऐसी अजीब सा बन रहा है, कॉम्प्रोमाइज़ कर लेना। अब जब हमने इन सर्कल बना लिया तो हम ये जानते हैं कि हमें दो डिस्टेंस दे रखे हैं। एक दे रखा है ये यहाँ पे ट्रेपीजियम जो है ए बी को ई पे कट कर रहा है और सी डी को एफ पे कट कर रहा है। हमें पता है हमें बी ई दे रखा है 25 और हमें एफ सी दे रखा है 16। जब भी कोई सर्कल को पे हम बाहर से दो टेंजेंट ड्रॉ करते हैं तो उन टेंजेंट की लेंथ इक्वल होती है। तो बी ई एक टेंजेंट है सर्कल पे और बी ई की क्या वैल्यू दे रखी है 25। तो हमारा ये अगर मैं ओ ले लूँ तो बी ओ भी ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा 25। सिमिलरली सी ओ क्या हो जाएगा हमारा ऊपर से 16। तो हमारे पे बी सी की लेंथ आ गई। बी सी की लेंथ कितनी आ गई 25 + 16 41। तो हमारे पे एक राइट एंगल ट्रायंगल दिखाई दे रहा है मुझे, जिसमें मेरा हाइपोटेनियस मेरे पे आ गया है और मेरे को क्या निकालना है, डायमीटर ऑफ सर्कल। अब एफ और ई को ज्वाइन करने वाली लाइन ही मेरी डायमीटर है, जो कि इसके क्या होगी परपेंडिकुलर, क्योंकि बी टेंजेंट है। और मैं जानता हूँ दो पैरेलल लाइन के बीच का डिस्टेंस हमेशा इक्वी डिस्टेंस रहती हैं दो पैरेलल लाइन। तो एफ ई को चाहे मैं ए डी पे ओवरलैप कर लूँ या फिर खिसका के थोड़ा सा ऐसे बना लूँ तो कोई भी फ़र्क नहीं पड़ने वाला। अब मेरे पे हाइपोटेनियस है, अगर ये पॉइंट मेरा डी है, डी तो ले लिया है। ये पॉइंट अगर मेरा क्यू है तो अगर मेरे पे बी क्यू ये वाला डिस्टेंस आ जाए तो मेरा ये राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है और इससे मेरा परपेंडिकुलर डिस्टेंस आ जाएगा। तो आप जानते हैं बी मुझे 25 दे रखा है ये डिस्टेंस और ये मेरा 16 है। तो 25 - 16 कितना आ जाएगा 9। तो ये मेरा 9 है। तो मेरा परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना आ रहा है 14, जो कि इस क्वेश्चन का आंसर है। रिवाइज कर लीजिएगा आप एक बार। अब ऐसे क्वेश्चन को करने के लिए
देख के तो बहुत इजी लग रहा है क्योंकि कि ये क्वेश्चन क्यों पढ़ाया जा रहा है या फिर क्यों इसमें इंक्लूड किया गया है, लेकिन एग्ज़ाम में क्वेश्चन कब 2 से 3 मिनट ले लेगा आपको पता भी नहीं चलेगा और आप कैलकुलेशन में इतने मगन हो जाएंगे कि टाइम निकलता ही चला जाएगा। अब 168, 112, 48 का अगर मैं एलसीएम लेने लग जाऊँ तो बहुत स्मार्ट वे में लेना है। मैं इसके 2 तरीके बताऊँगा। हम इसे फैक्टर में तोड़ लेते हैं। 168 को मैं लिख सकता हूँ 2⁻³ इंटू 3 इंटू 7। सिमिलरली 1112 को हम फटाफट लिख सकते हैं। ये मेरा हो गया 16 आता है 2⁻4, ये 7, ये आ गया मेरा 7 और ये हमारा 48 तो सबको ही पता है 16 3 जा, ये 2 है, ये 16 3 जा 48। अब मैं ये इसमें देख रहा हूँ कि मेरा इसका एलसीएम क्या आएगा। मेरा एलसीएम आएगा 2⁻4, वही सबसे बड़ा है, इंटू 7 इंटू 3। जब मैं एलसीएम ले लूँगा अपॉन में तो ये बहुत ईजिली हो जाएगा। अब क्वेश्चन को करने में रिलेटिवली कम टाइम लग रहा है। ऊपर चला जाएगा 55 इंटू 2⁻4, 2⁻3 कट गया, 3 कट गया, 7 कट गया, केवल 2 बचा। प्लस सिमिलरली हमारे पास 11 इंटू 3 बचेगा और प्लस 7 इंटू 7 बचेगा अपॉन जो हमारा एलसीएम है। जब आप इसे सॉल्व कर लेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा 4/7। बहुत ईजिली, कम रिलेटिवली, फिर भी 1 से 1.5 मिनट ये क्वेश्चन ले लेगा। लेकिन हम इसका स्मार्ट अप्रोच देखते हैं कि इस क्वेश्चन को कैसे कर सकते हैं। अब इस क्वेश्चन का अप्रोच में ये नहीं कि हम वो किसी में भी पेल सकते हैं, बहुत ध्यान से देखना है कि हम कब अप्रॉक्सीमेशन का यूज़ कर सकते हैं। मैं जानता हूँ कि 168 एक बहुत बड़ा नंबर है। अगर मैं 168 में 3 का चेंज लाता हूँ तो 3/168 इंटू 100, ये लगभग मुझे 2% से भी कम का चेंज दे रहा है आंसर में। तो जब 1% या 2% का चेंज हो तो ऐसे में हम अप्रॉक्सीमेशन यूज़ कर सकते हैं। सिमिलरली 112 में अगर मैं 1 या 2 नंबर कम करूं तो ये मान लो 2 नंबर कम कर रहा हूँ इंटू 100, तो ये भी मुझे लगभग 2% से भी कम का चेंज दे रहा है। सिमिलरली 48 में मैं करूं तो ये भी मुझे 1 नंबर का चेंज करूंगा तो ये भी मुझे 2% से कम पे देगा। तो मेरे ओवरऑल आंसर पे बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ेगा। इस क्वेश्चन के ऑप्शन क्या थे वो भी आप लिख लीजिए, बहुत क्लोज थे। 3/7, 4/7, 5/7, 6/7। अब ऐसे क्वेश्चन में अपॉन 7 तो आ रहा है, वो तो कैसे ना कैसे करके लाना है, वो अपने आप आ जाएगा। कैसे? मैं पहले 168 को लिख सकता हूँ 165। मैंने ऐसा क्यों लिखा? क्योंकि 55 और 165 दोनों किसके मल्टीपल हैं? 11 के। 112 को लिख सकता हूँ 110 और 78 को लिख सकता हूँ 79, ताकि डिनोमिनेटर न्यूमरेटर आपस में सिंप्लीफाई हो जाए। तो जब मैं 11 5 जा 55, ये हो जाएगा मेरा 1/3, ये हो जाएगा मेरा 1/10 और ये हो जाएगा मेरा 1/7। जब मैं इसका एलसीएम लूँगा तो 7 इंटू 3 इंटू 10 और यहाँ पे मेरा बन रहा है 70 प्लस 21 प्लस 30। अब मैं जान रहा हूँ ये मेरा बन रहा है, सॉरी यहाँ 30 है, यहाँ पे कितना आएगा 7 3 जा 21, ये मेरा बन रहा है 121/7 इंटू 3 इंटू 10। अब मुझे डिनोमिनेटर में 7 तो रखना ही है, बाकी को मैं काट लेता हूँ। अगर मैं इसे 3 से काटूंगा तो ये आएगा 40.3 और नीचे 10 भी है तो मेरा आएगा 4.03/7, जो कि मेरा सेकंड ऑप्शन है। तो ये तो मैंने बहुत स्लो तरीके से बताया, लेकिन आप जब फटाफट अप्रॉक्सीमेशन पे परफेक्शन ले आएंगे तो आप बहुत ईजिली एलिमिनेट कर देंगे और आंसर आपका आ जाएगा। अगला क्वेश्चन, हमें एवरेज निकालना है इन नंबर्स का। अब ऐसे क्वेश्चन को करने के लिए भी बच्चा एकदम से उतावला हो जाता है और वो ट्रेडिशनल तरीका यूज़ करता है। पहले सबको प्लस करेगा, अपॉन 8 करेगा, फिर 45 से मल्टीप्लाई करके ब्लै ब्लै करके एक्स की वैल्यू निकालेगा। हम इसमें डेविएशन मेथड ही यूज़ करेंगे। जिस बच्चे को एवरेज डेविएशन से निकालना नहीं आता वो अभी एसएससी का एग्ज़ाम ना दे, पहले ये तरीका सीखे यूट्यूब पे, या मैं भी इस पर वीडियो बना दूंगा और फिर ही वो अपने एग्ज़ाम को देने की रिस्क ले, नहीं तो बहुत ज़्यादा डीमोटिवेट हो जाएगा। तो ऐसे में मान लो मेरे पे 3 नंबर हैं 15 15 15। अगर मैं इन तीनों नंबर का एवरेज लूँ तो मेरा क्या होगा 3 इंटू 15/3, 3 से 3, तो मेरा एवरेज ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा 15। आप देख रहे हो कि जो सेम नंबर होते हैं उनका एवरेज भी इंडिविजुअल नंबर के ही इक्वल होता है। या फिर मैं इसे ऐसे कह सकता हूँ कि अगर एक नंबर है 15,
एक नंबर है 9 और एक नंबर है 21, इसका क्या आंसर होगा? अब इसका एवरेज भी 15 होगा। क्यों? क्योंकि ये -6, ये वाला नंबर -6 कम है, ये सेम है नंबर, इसमें 0 का डिफरेंस, और ये +6 ज़्यादा है। तो +6, 0 और -6 आपस में क्या दे रहे हैं मेरे को? 0। तो इसका मतलब ये नंबर -6 का डेविएशन क्रिएट कर रहा है, तो ये +6 का, और नेट डेविएशन मेरा किसके इक्वल हो जा रहा है? 0 के इक्वल। तो ऐसे में एवरेज उतना ही हो जाता है जितना हमारा नेट डेविएशन 0 है। तो 15 है, तो 15 इसका क्या हो जाएगा? एवरेज। अब आप निकाल भी सकते हैं, 21 + 9 30 + 45/3, 15 ही इसका आंसर होगा। तो हम इसमें अपनी मर्ज़ी से एक एवरेज कंसीडर करते हैं, अगर क्वेश्चन में नहीं दिया हुआ होता, फिर हम उस डेविएशन निकालते हैं और नेट डेविएशन के थ्रू ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। अब मुझे इसमें दे रखा है कि इन सब नंबरों का मीन क्या है? 45। तो एवरेज 45 है, तो मैं सबके इंडिविजुअल देख लेता हूँ। 45 ये कितना कम है इससे? -9। ये इससे कितना कम है? -17। 43 से ऐसे लिख लेते हैं, 43 से कितना कम है? -2। सॉरी, 43 से ये आपका कम है -2। फिर ये कितना कम है? 56 से 11 ज़्यादा है, प्लस का 11। फिर ये +29, फिर ये +20, अभी और भी है -33, और लास्ट वाला है मेरा -33। तो बस यही मेरा आखिरी है। अब ऐसे में मैं नेट डेविएशन फटाफट चेक कर सकता हूँ बहुत ईज़िली। -33 + 20 -13, ये 16, 27, 25, ये 25 में से 17 गए आपका, ये प्लस का 8, -9 + 8 -1 का, ये ओवरऑल जब इन्हें प्लस करा सबको मैंने, तो ये मेरे पे -1 का डेविएशन दे रहे हैं। तो अगर मुझे x की वैल्यू ऐसी रखनी है जो मेरे को वैल्यू पुट करने पे 45 मीन दे दे, तो मैं x की खुद से 45 तो रखनी पड़ेगी, अभी बताया था सारी वैल्यूज़ को उतना होना ही पड़ता है। लेकिन -1 का जो डेविएशन ये सारे मिलकर क्रिएट कर रहे हैं, उसको पहले 0 करना पड़ेगा। तो -1 का कर रहे हैं तो 45 को अपने साथ +1 एक एक्स्ट्रा लेकर आना पड़ेगा। तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी? 46। अब ये क्वेश्चन भी जब आपको बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस हो जाती है तो बहुत जल्दी ओरली भी हो जाते हैं ऐसे क्वेश्चन। तो आप ऐसे क्वेश्चन को इन्हीं अप्रोचेस से करिए। एक ट्रायंगल है ABC, ये भी बहुत इजी क्वेश्चन है, बहुत से बच्चे बहुत जल्दी बना लेते हैं। ये बेसिकली बेसिस के रेशियो पे है क्वेश्चन। एक ट्रायंगल है ABC जिसमें AB और AC का रेशियो है 5:8, D और E AC पे BC पे पॉइंट है एक, और हमारे पास क्या है? AD एंगल बाइसेक्टर है, एंगल ABC का, और AE हमारा मीडियन है। अब हम जानते हैं सबसे पहले इसमें दो थ्योरम यूज़ हो रही हैं। अगर किसी ट्रायंगल में कोई एंगल बाइसेक्टर होता है और साइड का रेशियो जिस रेशियो में होता है, ये नीचे वाले बेस को उसी रेशियो में एंगल बाइसेक्टर डिवाइड करता है। तो अगर साइड का रेशियो 5:8 है तो नीचे बेस का रेशियो क्या हो जाएगा? 5:8। तो मेरा BD ये हो जाएगी 5 और मेरी ये हो जाएगी 8। अब मैं ये जानता हूँ कि मेरा E जो है मिड पॉइंट है पूरी लाइन का, तो पूरी लाइन कितनी है? 13, तो 13 का हाफ 6.5 मेरा EC हो जाएगा, और ये पूरा भी मेरा कितना हो जाएगा? 6.5। अब मैं जानता हूँ BD 5 है और BE 6.5 है, तो ये बीच का डिस्टेंस कितना हो जाएगा? 1.5। तो मेरा जो ADE ट्रायंगल दिखाई दे रहा है आपको, ADE ट्रायंगल दे रहा है, उसका बेस का रेशियो क्या आ गया? 1.5, और टोटल बेस मेरा ये पूरा कितना है? 13। तो बस मेरे को क्वेश्चन में बेस का रेशियो होना चाहिए, तो ऐसे क्वेश्चन बहुत जल्दी हो जाते हैं। तो अगर एक ट्रायंगल है और उसका अगर 2:2 में वो डिवाइड कर रहा है बेस को, इस पूरे का एरिया 4 है ट्रायंगल का, तो इंडिविजुअल एरियाज़ क्या हो जाएंगे? ये इक्वली डिवाइड हो जाएंगे। ये 2 हो जाएगा इसका एरिया, ये 2 हो जाएगा। अब हमारे पे क्वेश्चन में लेकिन क्या है? हमारे पे क्वेश्चन में है कि मेरे पे ADE मैंने अभी 1.5 निकाली है और टोटल कितनी है? 13। टोटल का एरिया दे रखा है 104/13, इंटू किसका निकालना है?
5, तो इसका आंसर आ जाएगा हमारे पे 12। ओके गाइस, थैंक यू।